दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 25 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बरसाए बम, होस्ट में 9 बच्चे और 1 औरत हलाक, तालिबान बोला सीधा हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह हमास एक साथ लड़ सकते हैं जंग, इसराइल कर रहा जंगी तैयारी। UNRWA का कड़ा इल्जाम, इसराइल ने मदद के 6000 ट्रक रोके, गजा को मैदान तबाही में बदला। GHF ने गजा में ऑपरेशन समेटा, 2600 मौतों पर सवाल वही, जवाब कहीं नहीं। जर्मनी ने दी इसराइल को वार्निंग, लेबनान में सीज फायर तोड़ा तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। और सीरिया में नई कस्टम अथॉरिटी एक्टिव, प्रेसिडेंट अल शरा ने चीफ और डेप्यूटीज किए तैनात। शुरुआत करते हैं शो की और पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो मिडिल ईस्ट से बाहर की है और हमारे पड़ोस से ताल्लुक रखती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते एक बार फिर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। कल रात पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रोविंस में एक घर पर एयर स्ट्राइक की जिसमें 9 बच्चे और 1 औरत मारे गए। ये इंफॉर्मेशन अफगान हुकूमत ने दी है। तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्सपर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, और उन्होंने बताया कि हमला आधी रात गुरबुस डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इसके अलावा कुनार और पक्तिका बॉर्डर इलाकों में भी एयर स्ट्राइक्स हुई जिसमें 4 सिविलियन जख्मी हुए। अफगानिस्तान के पाकिस्तान की जानिब से ना हुकूमत और ना ही मिलिट्री किसी ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया। ये बमबारी उस वक्त हुई जब कल इससे कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान के पेशावर में पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 3 अफसरान मारे गए थे, 11 जख्मी हुए थे। ये खबर हमने कल रात 24 नवंबर की रात आपको दी थी। किसी ग्रुप ने उस हमले की, पाकिस्तान में हुए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान टीवी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने कहा कि हमलावर अफगान के शहरी थे, अफगानिस्तानी शहरी थे और इस हमले के पीछे फॉरेन बैग्ड फितनाए अल ख्वारजी यानी TTP का हाथ है, जिसे पाकिस्तान अफगान सरजमी से ऑपरेट करने का मुल्जिम ठहराता है। लेबनान से बड़ी खबर, हिजबुल्लाह हमास मिलिट्री कोऑपरेशन में तेजी आ रही है। यानी हिजबुल्लाह और हमास अब एक साथ मिलकर एक ही दुश्मन से लड़ेंगे। दोनों के सैकड़ों फाइटर्स इसराइल से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हालात दोनों के वजूद को बचाने की जंग की तरफ जा रहे हैं। इसराइल से निकली ये रिपोर्ट खुद इसराइली फौज के लिए ही आने वाले सख्त दिनों का इशारा दे रही है। लेकिन लेबनान में सिर्फ हिजबुल्लाह IDF के निशाने पर नहीं है, जो वहाँ पर हमास की कुछ ग्रुप्स हैं वो भी खतरे में हैं, उनके ऊपर भी लगातार हमले अब हो रहे हैं इसराइल की तरफ से। तो हिजबुल्लाह हमास अपने वजूद को बचाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। रिपोर्ट को ज़रा समझिए। 25 नवंबर की सुबह आई इस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह और हमास ने पिछले कुछ महीनों में लेबनान के अंदर अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन को काफ़ी बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने लेबनान में पूरी कंपनियां खड़ी कर दी हैं लड़ाकों की, जिनमें सैकड़ों फाइटर्स शामिल हैं। ये फाइटर्स, ये लड़ाके हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स में शामिल होने के लिए तैयार हैं ताकि जंग का हुक्म मिलते ही साउथ लेबनान में उनकी तैनाती हो सके। रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्लाह की ये स्ट्रेटजी उसकी पिछली जंग में कमज़ोर हुई पोजीशन के बाद अपनाई गई है। नवंबर 2024 में 2 साल की जंग के बाद जब सीज फायर हुआ, तब से हिजबुल्लाह को कई मोर्चों पर नुकसान झेलना पड़ा था। उधर हमास ने इस दौरान लेबनान में अपनी मजबूती और मौजूदगी मजबूत बना ली, क्योंकि इसराइल ज़्यादातर स्ट्राइक्स उस दौरान हिजबुल्लाह पर कर रहा था। इसलिए खुद को और ख़ुद की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा तगड़ा करने के लिए हमास को पूरा वक्त उस दौरान मिल गया। हमास ने अपनी फंडिंग बढ़ाई और रॉकेट प्रोडक्शन में भी तेज़ी लाया, खासकर टिरे, सिदोन और त्रिपोली में, सब लेबनान के इलाके। पिछले हफ्ते इसराइल ने सिदोन में हमास के एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया था, ये कहा गया, जिसमें कि वो ट्रेनिंग सेंटर था। हालांकि हमास की तरफ से कहा गया कि वो सिर्फ सिविलियन वहाँ पर रह रहे थे जो फ़लस्तीन से खारजियों की तरह निकल गए थे। हमास के 13 लड़ाकों और कमांडर्स के मारे जाने का दावा IDF ने अभी इसी कुछ दिन पहले जो है सिडोन में किया था। लेबनान की सरजमीन पर अब ये दोनों ग्रुप हमास और हिजबुल्लाह मिलकर अपनी लड़ाई की पेशबंदी कर रहे हैं और हालात बेहद टेंशन से भरे हुए हैं। उधर इसराइल भी लेबनान से लगती सरहद के करीब
जंग की ड्रिल्स शुरू कर चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए गए हैं। खदशा है कि एक बड़ा रॉकेट हमला कर सकता है हिजबुल्लाह, क्योंकि कल ही उनका एक सीनियर कमांडर परसों शाम को मारा गया है, जो उनकी फौज का सबसे सीनियर कमांडर था और हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के बाद दूसरे नंबर की अहमियत रखता था। तो ये शख्स का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बड़ा सेटबैक है और अब लग रहा है कि एक जंग हो सकती है। और इसमें बस एक नया डेवलपमेंट ये होगा कि जो अदर फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके वहाँ पर मौजूद हैं लेबनान में, वो भी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ मैदान जंग में उतर सकते हैं। अब पूरे फ़िलिस्तीन की अपडेट्स शॉर्ट में सुन लीजिए। गजा से वेस्ट बैंक तक जुल्म और भूख का आलम है और लगातार सीज़ फायर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हर मोर्चे पर आग ही आग, शोले ही शोले दिखाई दे रहे हैं। गजा में हमले जारी हैं। सीज़ फायर बस एक नाम है। इसराइल की कल की ताज़ा स्ट्राइक्स में 5 और फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सीज़ फायर लागू होने के बाद से अब तक 343 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है गजा में, और इसराइल करीब 500 मरतबा सीज फायर तोड़ चुका है या उसका वायलेशन कर चुका है। गजा सिविल डिफेंस का कहना है कि इसराइल के छोड़े हुए बिना फटे बम और मिसाइलें हर दिन लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनी हुई हैं। वो कहीं भी फट सकती हैं और फट भी रही हैं। उधर UNRWA ने कहा है कि गजा की सिचुएशन अब तबाही के मुकाम पर है और इसराइल इंटरनेशनल स्टाफ के एंट्री पर रोक लगा रहा है और मदद के सामान लगातार आने नहीं दे रहा। 6000 से ज़्यादा खाने और राशन के ट्रक्स बॉर्डर पर, मिस्र से लगते बॉर्डर पर अटके पड़े हैं क्योंकि इसराइल अंदर नहीं आने दे रहा। फ़लस्तीनियों के मुताबिक 185 से ज़्यादा इसराइली सेटलर्स कल अल-अक्सा मस्जिद में घुस आए और भारी हथियारों से लैस इसराइली पुलिस उन्हें कवर देती रही, जबकि इन कट्टरपंथियों का, उग्रवादियों का यहाँ घुसना बिल्कुल ममनू है। वो नहीं आ सकते, ना UN की जो बनाए हुए रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से, ना किसी कानून के हिसाब से। तो ये लीगली घुसते हैं लीगल सेटलर्स और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। GHF का नाम आपको याद होगा, इसने बोरिया बिस्तर समेट लिया गजा से। अब गजा में मौत और भगदड़ का नाम सबसे बदनाम नाम बन चुके गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने मंडे को ऐलान किया कि वो अपना मिशन गजा में ख़त्म कर रहा है। ये वही इसराइल और अमेरिकी बैक्ड एड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसकी वजह से 2600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लाइन में खड़े खड़े भगदड़ में या गोलीबाजी में मारे गए और ज़ख्मी हुए थे। ये सब खाना और रोटी लेने गए थे। US इसराइल की सरपरस्ती में चलने वाली गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF ने कल ऐलान कर दिया कि गजा में उसका काम ख़त्म। 187 मिलियन मील बांटे हैं हमने और मिशन सक्सेसफुल रहा है। अब किसने इनके मील गिने पता नहीं, लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड में दर्ज वो सैकड़ों फ़लस्तीनी जिन्हें GHF के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर इसराइली गोलियों ने चीर डाला, उनका जुर्म क्या था? रोटी की लाइन में खड़े होना। मई में इसराइल ने इंटरनेशनल एजेंसीज पर ताले जड़कर एक प्राइवेट US इसराइल बैक्ड बॉडी को गजा में एड का, मदद का मालिक बना दिया। UN को साइड पर धकेल दिया और मैदान में उतारा गया GHF को। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस साफ कह चुका है GHF का सिस्टम खतरनाक था और मैदान में मौत पैदा कर रहा था। इसे वैसे भी फ़लस्तीनियों की कत्लगाह कहा गया। आज GHF अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल रहा है गजा से, लेकिन भूख और गोलियों के बीच गिराई गई उन लाशों की गिनती अभी भी वहीं पड़ी है। जवाबदेही किसकी? इस जवाब के लिए गजा अब भी इंतजार में है कि जवाबदेही किसकी। उधर फ़लस्तीनी मूवमेंट हमास ने ये डिमांड की है कि उन 2600 फ़लस्तीनियों की मौत पर जवाबदेही तय हो जो मई 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से राशन लेने की कोशिश में मारे गए थे। जर्मनी ने वार्निंग दी है कि अगर इसराइल लेबनान में सीज फायर तोड़ता रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मार्टिन गीसे ने कहा है कि हमने बेरूत पर हमले की खबरें देखी हैं। हम बार बार कहते रहे हैं कि असली अमन तभी आएगा जब हिजबुल्लाह का हथियारबंद धड़ा ख़त्म किया जाए और मसला बातचीत से हल हो। उन्होंने साफ कहा कि हल ऐसा हो जो इसराइल की सिक्योरिटी भी देखे और लेबनान की ज़मीन और उसकी सिक्योरिटी की भी पूरी इज्जत करे। जर्मनी ने सभी पार्टी से कहा है कि सीज फायर पर पूरा अमल करें, सब्र करें, वरना हालात हाथ से निकल सकते हैं। उनके मुताबिक अभी सबसे ज़रूरी चीज़ है
کہ کوئی نئی لڑائی نہ بھڑکے اور حالات قابو سے باہر نہ جائیں۔ جرمنی کی طرف سے یہ بیان کیوں آیا دوستو؟ کیا آپ سوچتے ہیں؟ جرمنی کو، یورپ کو یہ پتا ہے کہ لبنان اور اسرائیل دونوں رفتہ رفتہ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم لبنان نہ کہیں، کیونکہ لبنانی حکومت اور لبنانی آرمی جنگ کی طرف نہیں بڑھ رہی، اسرائیل اور حزب اللہ پھر سے جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جنگ نیتن یاہو کی آکسیجن ہے، کیونکہ اس کی لگاتار پیشیاں ہو رہی ہیں۔ ایک نیا کانفلکٹ، ایک نئی جنگ بہت کچھ بدل سکتی ہے۔ غزہ میں تو بہت سے گارنٹر یہ وہ وغیرہ سیز فائر ہو چکا ہے۔ لبنان وہ زمین بن سکتا ہے جہاں لمبی جنگ کھینچے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ سیریا کے صدر احمد الشرا نے بارڈرز پر کسٹمز کے لیے حال ہی میں قائم کی گئی جنرل اتھارٹی کی نئی لیڈرشپ کے اپائنٹمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے تحت ادارے کے صدر اور 2 ڈپٹی چیف کو مقرر کیا گیا۔ یاد رہے کہ سیریا میں زندگی رفتہ رفتہ پٹری پر لوٹ رہی ہے اور امریکی حمایت کے بعد سیریا اپنے آپ کو اور بھی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برسوں کی سول وار کے بعد سیریا خود کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عراق کے کردستان ریجن میں سیکیورٹی فورسز نے خورمور گیس فیلڈ کے قریب ایک ڈرون پر کل فائرنگ کی۔ حکام کے مطابق گیس فیلڈ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ رائٹر سے بات کرتے ہوئے 2 سیکیورٹی سورسز نے بتایا کہ ڈرون جب خورمور فیلڈ کے قریب پہنچا تو ایئر ڈیفنس سسٹم سے اس پر فائرنگ کی گئی تاکہ وہ گیس فیلڈ تک نہ پہنچ سکے۔ اس واقعے کے دوران گیس فیلڈ میں سائرن بجا دیے گئے اور وہاں موجود ملازمین کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ خورمور گیس فیلڈ عراق کی سب سے بڑی گیس فیلڈ میں ایک گنی جاتی ہے اور اس کی سخت نگرانی بھی کی جاتی ہے، سخت سیکیورٹی بھی کی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔